नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 13 हुदहुद इसके स्वाध्याय को आज हम सॉल्व करेंगे। तो भाई हुदहुद एक पक्षी है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कठिन शब्द। तो सबसे पहला है कलगी। कलगी का मतलब बच्चों क्या होता है कि हुदहुद के माथे के ऊपर जो ताज होता है, मतलब एक तरह का जो मुकुट जैसा होता है, उसको कलगी बोलते हैं। धूप, मदद, इच्छा, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना, बादशाह मतलब राजा, परेशान, चतुर, महाराज, इकट्ठा, आकाश मतलब गगन, गिद्ध मतलब वल्चर, अधिक मतलब ज्यादा, सलाह, वंश मतलब खानदान, उड़न खटोला मतलब जो आकाश में उड़ने वाला, छाया, सहायता, वरदान, समाप्त मतलब अंत, गर्मी, मुखिया मतलब मुखिया का मतलब क्या होता है कि जो सबका लीडर होता है उसको मुखिया बोलेंगे। प्रसन्न मतलब खुश, परामर्श का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस देना, चेतावनी मतलब वार्निंग देना, ताज मतलब मुकुट, चटकीला, आसपास, पर मतलब पंख, गर्दन, अवश्य, आवाज मतलब राव, वॉइस, धारियां, पदुबया, चौकन्ना, नाखून, विख्यात मतलब मशहूर, हूबहू मतलब उसके जैसा दिखना, शायद, और पालतू मतलब पेट। प्रश्न पहला, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि भाई हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। तो बच्चों, आपने नाखून काटने के लिए नहरनी का तो इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर जो हुदहुद की चोंच होती है वो एकदम नहरनी जैसी होती है, इसलिए इसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा है कि भाई हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं क्योंकि ये दूब में से, मतलब दूब का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों घास, तो घास में से वो कीड़ा निकाल लेती है, इसलिए कहीं कहीं उसको पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न दूसरा है, बादशाह सुलेमान ने गिद्धों से क्या कहा? जो बादशाह सुलेमान थे उन्होंने गिद्धों से क्या कहा? तो भाई इसका उत्तर ये कि भाई बादशाह सुलेमान ने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो भाई बादशाह सुलेमान ने आकाश में जो उड़ने वाले गिद्ध थे उनसे ये कहा कि भाई अपनी पंखों से आप मेरे ऊपर छाया कर दो, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं उनकी पंख होती है वो बड़ी बड़ी होती है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई गिद्ध के पंख बड़े होते हैं इसलिए वो छाया कर सकते और मुझको धूप से बचा सकते हैं, इसलिए बादशाह सुलेमान ने गिद्धों से कहा कि भाई आप अपने पंखों से मेरे सिर के ऊपर छाया कर दो। प्रश्न तीसरा है, हुदहुद के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या मांगा? अब यहाँ पर देखिए, हुदहुद का जो मुखिया था उसने बादशाह सुलेमान से क्या मांगा, क्योंकि बादशाह सुलेमान ने उनको कुछ मांगने के लिए बुला था, क्योंकि सारे हुदहुदों ने मिलकर बादशाह सुलेमान के सिर के ऊपर छाया की थी, इसलिए बादशाह सुलेमान खुश हो गए थे और उन्होंने उससे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। तो भाई हुदहुद के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या मांगा, उन्होंने वरदान में क्या मांगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि भाई हुदहुद के मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। प्रश्न चौथा है, बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया की कौन सी प्रार्थना मान ली? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कि भाई बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया की सारे हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आए यह प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रश्न पांचवा, सोने की कलगी लगने के बाद हुदहुदों का क्या हुआ? अब भाई देखो, बादशाह सुलेमान ने तो वरदान दे दिया कि भाई उनके सिर के ऊपर सोने की कलगी लग जाए, तो उनके सर के ऊपर सोने की कलगी आ जाती है। लेकिन भाई कलगी लगने के बाद हुदहुदों का क्या हुआ? भाई देखो भाई, पक्षी के माथे के ऊपर अगर सोना हो तो भाई उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर पक्षी के सिरों के ऊपर सोना आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर यह है कि भाई हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी लगने के बाद लोग उनके पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो यहाँ पर देखिए, तो इंसानों के मन में लालच आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही हुदहुद के सिर के ऊपर सोने की कलगी देखी तो उनको वो तीर से मारकर वो सोना इकट्ठा करने लगे, मतलब सारे हुदहुदों को वो मारने लगे। मतलब कलगी लगने के बाद हुदहुदों के साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया कि भाई मतलब इंसान लोग उसके दुश्मन हो गए, मतलब इंसान लोग उनको मारकर वो सोना इकट्ठा करने लगे और यहाँ पर हुदहुद सारे मरने लगे। प्रश्न छठा है, हुदहुदों के सिर की कलगी कैसी होती है? तो इसका उत्तर यह है कि भाई हुदहुद वैसे तो उसकी कलगी को समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी
लगने लगती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हुदहुद वैसे तो उसकी जो कलगी होता है वो समेटे रहता है, मतलब उसको बंद करके रखता है, वो खोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी भी तरह की आवाज़ होती है तो ये एकदम चौकन्ना हो जाता है और उसके जो पर होते हैं उसको फैला देता है। मतलब जो कलगी होती है वो परों की बनी होती है और उसको फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हुबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी लगने लगती है। मतलब उसकी जो कलगी है वो एकदम सुंदर पक्षी जैसी लगने लगती है। तो इस तरह की होती है भाई हुदहुद की सिर की कलगी। प्रश्न 7वां, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए भाई, हुदहुद की चोंच आपने पहले देखा कि उसकी चोंच एकदम पतली, लंबी और तीखी होती है और उसकी जो चोंच होती है वो एकदम नहरनी जैसी होती है, मतलब नाखून काटने वाली नहरनी जैसी होती है। तो भाई इन बातों को ध्यान में रखकर आपके मन में आता होगा कि भाई वो किस तरह से भोजन, मतलब किस तरह से वो खाना खाता होगा और वो चोंच से क्या क्या ले सकता है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे, वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे, लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, अपने रहने के लिए घोंसला बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। मतलब इनकी चोंच पतली, लंबी और तीखी है तो इससे वो छोटे मोटे कीड़े भी खाते हैं और जमीन को खोदकर भी कीड़े निकालते हैं और कभी घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी वो ढूंढ लेते हैं और लड़ाई के समय उनकी चोंच का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 8वां है, पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब आपको ऐसे शब्दों की सूची बनानी, लिस्ट बनानी है कि भाई जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो, मतलब टेबल तैयार करो। उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। तो भाई देखिए यहाँ पर जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हो, कैसे, कहाँ से पता लगाओगे। तो भाई आपको ये तालिका है, आपको भरनी है। तो चलो इसको हम भरते हैं अभी। इसका उत्तर यह है कि भाई जानती थी या जानता था। तो भाई मैं किसके बारे में जानता था भाई? गिद्ध के बारे में, पंख, चोंच, दुम, अंडे और घोंसला। अब यानी कि भाई पढ़कर मालूम हुआ। तो भाई क्या पढ़कर मालूम हुआ? हुदहुद के बारे में मैंने सीखा, कलगी के बारे में मैंने पढ़ा, चोटी के बारे में मैंने पढ़ा। तो अभी देखिए अभी क्या जानना चाहती हूँ, मतलब चाहता हो। तो यहाँ देखिए भाई किन किन पक्षियों की कलगी होती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अंडे कैसे कैसे होती है, भाई इन सब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो भाई मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं कहाँ से पता लगाऊंगे। तो इसका उत्तर यह है कि भाई अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय या पक्षी संग्रहालय से मैं पता लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए भाई इसके बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी? अपने जो टीचर हैं उनसे पता लगेगा, या फिर लाइब्रेरी में जाकर, या फिर हमें जू में जाना पड़ेगा। मतलब पक्षी संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि किन किन पक्षियों की कलगी होती है और किसकी दुम होती है और उनके अंडे कैसे कैसे होते हैं। इन सब के बारे में हमको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न 9वां, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उससे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है। मतलब आपको किसी को बताना है कि भाई हुदहुद कैसा होता है। अगर हुदहुद को पहचानने में उसकी मदद करनी है तो आप हुदहुद के बारे में क्या क्या बोलोगे? तो इसका उत्तर यह है कि भाई हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। इसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है और इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, मतलब नहरनी जैसी होती है, मतलब नाखून काटने वाली नहरनी जैसी होती है। प्रश्न 10वां, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको कौवे और कबूतर को पहचानना है तो उसके लिए आप क्या क्या लिखोगे? तो ये लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। मतलब आपको इनके बारे में कुछ लिखना है, मतलब किसी भी पक्षी के बारे में आपको कुछ लिखना है, आपको उसको गौर से देखना पड़ेगा, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तब जाकर उसके बारे में कुछ बता सकोगे। तो यहाँ पर देखिए भाई कौवे की पहचान, कौवा काले रंग का होता है, कौवा कोयल से बड़ा होता है, इसके बोलने पर काव काव की आवाज़ आती है, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। मतलब ये हमने इसको देखा और उसके बाद हमें पता चला कि भाई वो काले रंग का होता है और कोयल से बड़ा होता है, उसकी काव काव की आवाज़ होती है और उसकी चोंच काली और
लंबी होती है। इसके लिए आपको उसका एक बार ऑब्जर्वेशन मतलब उसका अवलोकन करना पड़ेगा, मतलब कि उसको बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रश्न 11वां है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है कि भाई आपके घर के आसपास में किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको अपने दोस्तों को बोलना है कि भाई आप अपनी भाषा में अपने घर में इन पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हो, तो वो भी आपको जानकारी हासिल करनी। तो भाई यहाँ देखिए पक्षियों के नाम हैं। तो भाई पहला है कौवा, कबूतर, गोरैया, कोयल, तोता और बगुला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इस तरह के जो पक्षी होती है वो हमारे घर के आसपास हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न 12वां, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे है यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फीका रंग, चटकीले रंग आदि। तो बताओ कि ऐसे किन किन चीजों के रंग होते। तो यहाँ पर रंग का नाम लिखा है और इस रंग की चीजों के नाम लिखे। जैसे कि भाई पहला है गहरा रंग। तो भाई गहरा किसका रंग होता है, जैसे कि पत्तियां होती है, कौवा होता है और भालू होता है, क्योंकि उसका जो रंग होता है वो गहरा एकदम काला होता है। और कौवा होता है वो भी एकदम गहरा काला होता है, और जो पत्तियां होती है वो भी एकदम गहरी एकदम हरी होती है। अब यहाँ देखिए भाई फीका, तो भाई आसमान का कलर होता है वो थोड़ा सा फीका कलर होता है, मिट्टी का कलर भी फीका होता है, खरगोश का कलर भी फीका होता है और हाथी का कलर भी फीका होता है, मतलब एकदम डार्क नहीं होता, मतलब गहरा नहीं होता। अब यहाँ देखिए भड़कीला कलर, पलाश का फूल, तोता और मोर। तो पलाश का फूल होता है उसका भी जो कलर होता है एकदम भड़कीला होता है, तोता होता है उसका कलर एकदम भड़कीला होता है, मोर का कलर होता है वो भी एकदम भड़कीला मतलब आकर्षक होता है। सुनहरा, तो भाई कंगन होता है उसका कलर सुनहरा होता है, अंगूठी और हार, तो इन सब के जो कलर है वो एकदम सुनहरे होते हैं। प्रश्न 13वां, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ संकेत आपको दिए, जैसे कि फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। तो भाई जो आसमानी रंग है वो कैसे बना होगा भाई, जैसे कि फल होते हैं, सब्जी होते हैं, पत्तों आदि के नाम पर वो बना होगा। अब जैसे कि भाई ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े, जैसे कि बैंगनी, तो बैंगनी कलर वो बैंगन के ऊपर से पड़ा है। चंपई, तो जो चंपा होता है उसके नाम पर पड़ा है। बादामी, तो बादाम के नाम के ऊपर। सुनहरा, मेहंदी, तो मेहंदी कलर। सिंदूरी, नारंगी, जामुनी, तो जामुन की तरह। तांबई, कत्थई, नीला और गेरुआ आदि। तो ये सारे जो कलर है वह किसी न किसी के नाम के ऊपर पड़े हुए हैं, जो बच्चों आपको याद रखना है। प्रश्न 14वां, शब्द एक अर्थ अनेक। तो यहाँ देखिए भाई शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, मतलब अर्थ उसके एक से ज्यादा है। तो यहाँ देखिए भाई बादशाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। दूसरा वाक्य, मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। तो यहाँ देखिए ये भेंट और ये वाला भेंट, तो ये दोनों भेंट में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए भाई ये पहला वाक्य अभी बादशाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। तो यहाँ पर भेंट का मतलब होता है मुलाकात होना, मिलन होना, मतलब बादशाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से, मतलब बादशाह की मुलाकात हुदहुद के मुखिया से हुई। तो यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है मुलाकात। अब यहाँ देखिए मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। तो यहाँ पर भेंट का मतलब क्या होगा, गिफ्ट होगा, मतलब एक प्रेजेंट दिया। तो यहाँ पर भेंट का मतलब होता है गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि भाई ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है और नीचे वाले वाक्य में उपहार मतलब गिफ्ट से है। ठीक है, तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका आपको वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर ये कि भाई जैसे कि पहला है पर, तो भाई हुदहुद के पर सुंदर है। तो भाई हुदहुद के जो पर का मतलब क्या होता है, पंख। अब यहाँ देखिए आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो यहाँ पर का मतलब होता है पंख और कल पर मतलब कल के लिए मत छोड़ो। तो यहाँ पर दोनों पर है उनके अलग अलग मतलब है। ख है कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। तो कलम मतलब पेन। अब यहाँ देखिए राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। कलम का मतलब क्या होता है, काट देना, मतलब सर को काट देना, उसको क्या बोलेंगे, कलम कर दिया। और यहाँ पर कलम का मतलब है भाई कलम मतलब पेन से लिखना। ग, इस कविता का अर्थ बताओ, मतलब उसका मीनिंग बताओ। अब यहाँ देखिए किसी बड़े काम को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी बड़ा काम आप जब करते हो तो भाई उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। तो
तो यहाँ पर अर्थ का मतलब कुछ और ही होता है। अब है घ, तो पत्र, तो आम का पत्र पूजा के काम आता है। तो पत्र का मतलब क्या होता है कि पत्ता। अब आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा, मतलब खत लिखा। यहाँ पर भी पत्र का मतलब कुछ और है और यहाँ पर भी कुछ और है। प्रश्न 15वां, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आपको आगे बढ़ाना। जैसे कि यहाँ पर हुदहुद क्या है, पक्षी है, तो भाई हुदहुद को भी संज्ञा बोलेंगे और पक्षी को भी संज्ञा बोलेंगे। भारत एक देश है, अनार एक फल है। अब यहाँ पर हम उसको आगे बढ़ाते तो हमने लिखा भाई गंगा एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है। अगर आपको और भी शब्द आते तो आप यहाँ पर नीचे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने, मतलब सिनोनिम, मतलब उसका अर्थ आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए भाई, बादशाह का होगा राजा, गर्मी का होगा ताप, सुंदर का होगा मनोहर, भेंट का होगा मुलाकात, इच्छा का होगा आकांक्षा, चतुर का होगा चालाक, मदद का होगा सहाय, अधिक का होगा ज्यादा, प्रसन्न का होगा खुश, सलाह का होगा परामर्श, मतलब एडवाइस देना, फल का होगा परिणाम, समाप्त का होगा अंत, तीर का होगा शर, फौरन का होगा तुरंत, वंश का होगा खानदान, चेतावनी का होगा भय सूचना, और ताज का होगा मुकुट, और विख्यात का होगा मशहूर। तो ये सारे उसके समानार्थी शब्द है। विलोम शब्द लिखो, तो गर्मी का ठंडी, छोटे तो बड़े, अधिक तो कम, वरदान तो अभिशाप, शुरू तो खत्म, पालतू तो जंगली, परेशान का खुश, चतुर का मूर्ख, प्रसन्न का नाखुश, समाप्त का असमाप्त, सुंदर कुरूप, मिठास का होगा कड़वा। तो ये सारे उसके विरुद्धार्थी शब्द है, मतलब विलोम शब्द। इसको अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स बोलेंगे। ओ की मात्रा वाले शब्द आपको लिखना। तो जैसे कि हमने इस पार्ट से कुछ शब्द ढूंढे, जैसे कि भाई गिद्धों, हुदहुदों, छोटे, बताओ, सोने और शोभा। तो ओ की मात्रा वाले शब्द मतलब कि कोई शब्द, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है क, तो यहाँ पर ओ की मात्रा अगर आपको बताना है तो यहाँ पर आपको एक आ की मात्रा लगाना पड़ेगा और इसके ऊपर एक ए की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगी, ओ की मात्रा। तो इस तरह के शब्दों को आपको ढूंढना, जैसे गिद्धों, हुदहुदों, छोटे, बताओ, सोने और शोभा। तो इन सब में एक आ की मात्रा है और एक ए की मात्रा, तो वो ओ की मात्रा कही जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो ओ की मात्रा इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए भाई, छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा लगाकर आपको शब्द पूरा करना है। जैसे कि यहाँ देखिए सलेमान लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। तो यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा आएगी कि बड़े ओ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर आएगा छोटे ओ की मात्रा, मतलब सुलेमान। जब भी स के नीचे छोटे ओ की मात्रा लगेगी तो आपको आराम से बोलना, जैसे कि सुलेमान, दबा कर नहीं बोला, जैसे कि सुलेमान, सुलेमान। तो सुलेमान बोलेंगे तो वो बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी, तो इतना दबा कर नहीं बोलना। जब छोटा ओ आएगा तो आपको आराम से बोलना है सुलेमान। अब यहाँ देखिए भाई है, तो यहाँ पर भी आएगी छोटे ओ की मात्रा, मतलब हुए। यहाँ पर तम है, तो यहाँ पर आएगी छोटे को मात्रा तुम। अब यहाँ पर परी, तो यहाँ पर आपको बड़े ओ की मात्रा लगेगी, जैसे कि भाई पूरी, तो यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी, मतलब इसके प के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना है। अब यहाँ पर आएगा हब ह, तो यहाँ पर कौन सी बात आएगी, हुबहू, तो आपको थोड़ा सा दबा कर बोलना, मतलब यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी। अब यहाँ पर है नाखन, तो यहाँ पर कौन सी आएगी मात्रा, तो ख के नीचे आएगी बड़े ओ की मात्रा, जैसे बन जाएगा उसका नाखून। तो भाई जिसके नीचे बड़े ओ की मात्रा आएगी वो शब्द के ऊपर थोड़ा सा हमको जोर लगाकर बोलना है, मतलब नाखून। एक समान तुक वाले शब्द आपको लिखना है, मतलब राइमिंग वर्ड। तो यहाँ देखिए बार का चार, बड़ी, छड़ी, व, य, फैला, लैला, छोटे मोटे, पूरी, दूरी, ताज, आज, रंग, तंग। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। पाठ में से काम मतलब क्रिया वाले शब्द आपको लिखने, जैसे कि एक्शन वर्ड्स। तो भाई जैसे कहा, लेता, बोले, पुकारते, लिया, जाते, करेगा, बनाया। तो इनमें सब में काम होता आपको दिख रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पर करेगा तो भाई करने का काम है, मतलब ये एक्शन वर्ड्स जिसको क्रियापद बोलेंगे, जिसको क्रिया वाले शब्द बोलेंगे। अब दूसरा है पाठ में से नाम, मतलब संज्ञा वाले शब्द आपको लिखने, जैसे कि भाई संज्ञा, तो यहाँ हुदहुद, सिर, सुलेमान, पर, बादशाह, ताज, उड़न खटोला, अंडा, गिद्ध, पक्षी, कलगी, घोंसला। ये सारे संज्ञा, मतलब ये सारे के सारे नाम हैं। वचन बदलो, मतलब एक में से आपको अनेक करना, जैसे भाई मादा तो मादाएं, कलगी तो कलगियाँ, कहानी तो कहानियाँ, अंडा तो अंडे। मतलब एक अंडा
2 अंडे। लिंग पहचान कर आपको लिखना है, जैसे कि भाई हुदहुद, तो भाई हुदहुद कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। पक्षी कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। कलगी कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। घोंसला कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। चोंच कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। चिड़िया कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। मुखिया कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। मतलब अगर कैसी बोलेंगे तो आएगा स्त्रीलिंग, अगर हम कैसा बोलेंगे तो आएगा पुल्लिंग। तो ये आपको तफावत, ये भेद आपको याद रखना है। लिंग बदलो। अब यहाँ देखिए मादा तो होगा नर, बादशाह का बेगम, मतलब मादा है तो इसका लिंग बदलेंगे तो होगा नर और बादशाह का होगा बेगम। अब यहाँ देखिए इस पाठ में कुछ संयुक्त अक्षर वाले शब्द है, तो जैसे कि प्रसन्न, तो यहाँ देखिए भाई न आधा है और ये पुराना है, तो इसको संयुक्त अक्षर वाले शब्द बोलेंगे। जैसे कि तुम्हारी, यहाँ पर म आधा है। समाप्त, चौकन्ना और विख्यात, तो ये सारे संयुक्त अक्षर वाले शब्द है। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है, जैसे कि भाई कहीं, मैंने, वंश, सुंदर और चौंच, तो इसमें सब में अनुस्वार लगा है। जैसे कि बिंदी, तो इसके ऊपर अगर बिंदी लगी है तो आपको इसका उच्चारण है वो चौंच हो जाएगा। अगर इसके ऊपर अनुस्वार नहीं है तो ये खाली क्या पढ़ा जाएगा, चोच। लेकिन अगर अनुस्वार लगा है तो इसको पढ़ा जाएगा चौंच। जैसे यहाँ पर लिखा है वंश, तो भाई व के ऊपर अगर बिंदी नहीं है, मतलब अनुस्वार नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा, खाली वश। लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार आएगा तो पढ़ा जाएगा वंश। अब यहाँ देखिए दूसरा है, पाठ में से अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। अनुनासिक मतलब वो नाक से थोड़ा सा आपको दबा कर बोलना, जैसे कि ढूंढ, तो यहाँ पर जो ढूंढ लिखा है तो इसको हमको कैसे पढ़ना है, ढूंढ। अब यहाँ पर कहूँगा, मांगी, पहुँचा, हाँ, तो इन सब में आपको थोड़ा सा जोर लगाकर बोलना है, तो इसको अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी आपको लगानी है। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। तो भाई योजक चिन्ह, आप इन दोनों शब्दों के बीच में एक इस तरह का जो लाइन आप देख सकते हो जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि भाई पहला शब्द हमने ढूंढा है टुकुर टुकुर, नहा धोकर, क्या क्या, साथ साथ, तो ये सारे योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है, तो ये आपको हुदूद का चित्र बनाना है और उसमें आपको रंग भी भरना है, और इसके बाद आपको हुदूद के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। आप इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसकी आप सहायता ले सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।